Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SV Academy इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात किया था कि अवतल दर्पण से इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था 6 केस था, उसमें 6 केस था, 6 के बारे में बारी बारी से डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि उत्तल दर्पण से इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण से। तो आज का यही टॉपिक हम लिखते हैं, टॉपिक को फिर बात करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, प्रतिबिंब निर्माण। इसको हम लोग कहते हैं इमेज फॉर्मेशन, बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बाय कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो सबसे पहले हम यहाँ एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, फिर उसमें हम देखेंगे कितने केस हो सकते हैं, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बनाते हैं उत्तल दर्पण। ऐसे होता है उत्तल दर्पण। इसमें जो पॉलिश होता है वो कहाँ होता है, दबे हुए तल पे होता है। ठीक है, ऐसे होता है उत्तल दर्पण हमारा। ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पॉइंट जो होता है हमारा पोल होता है, यानी कि P होता है। ठीक, अच्छा, इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होता है, वो जो लेप लगा होता है, ठीक है, दर्पण के दूसरे तरफ जो लेप लगाता है उस साइड में होता है। प्रिंसिपल फोकस भी हमारा उसी साइड में होता है, और क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसी साइड में होता है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं F, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हुआ। ठीक, फिर इतनी ही दूरी पे यहाँ पे हमारा होता है, क्या होता है, C होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा C होता है। अच्छा, तो जो ये PF है क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। ये हमारा पोल है और ये प्रिंसिपल फोकस है, तो ये जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो PC होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है हमारा ऊपर की तरफ, और ऑब्जेक्ट को हम लोग उसी की तरफ रखते हैं, ये भी सही बात है। ठीक, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को एक इन्फिनिटी पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक, एट इन्फिनिटी। ठीक, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन्फिनिटी से आगे, यानी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी कर सकते हैं, पोल के पीछे, यानी कि पोल से इधर हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख सकते हैं। ये हमारा 2 केस हुआ। ठीक, अच्छा, आप इधर तो नहीं ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इधर पॉलिश है। ठीक, प्रकाश की किरणें इस पर टकराएंगी ही नहीं। ठीक, तो इसमें सिर्फ 2 केस होगा। एक हम लोग वस्तु को इन्फिनिटी पे रखेंगे, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इस केस को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा होगा केस, वो क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, यानी कि जब हमने वस्तु को इन्फिनिटी पे प्लेस किया। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट होगा, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, ये हमारा पहला केस है। अच्छा, तब यहाँ हम अनंत पे रखते हैं वस्तु को। मान लीजिए कोई वस्तु है एट इन्फिनिटी। ठीक है,
अब यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मुड़ जाएंगी वापस, ठीक है, ऐसे जाएंगी, यानी कि ऐसे प्रकाश की किरणें जा रही हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर मुड़ जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, और हमने पढ़ा क्या है कि यदि प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती हैं, ठीक है, गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि यहाँ तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं की, ठीक। तो हमने अगर इमेजिनरी लाइन से इसको मिलाया ऐसे, ठीक, तो हम देखेंगे कि जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक, ये प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई दिखेंगे, ठीक है, दिखेंगे ऐसा। अच्छा, मान लीजिए प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, फिर हमने पैरेलल भेजा प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे मुड़ जाएंगी, ठीक, यहाँ भी नहीं कट की प्रिंसिपल फोकस को, तो यहाँ भी हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, तो फिर प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों रे एक दूसरे को प्रिंसिपल फोकस से कट करती ही प्रतीत हो रही हैं, ठीक, वास्तव में कट नहीं कर रही हैं, बट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक है। अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, इस प्रिंसिपल फोकस पे, ये जो हमारा एफ है प्रिंसिपल फोकस एफ, इसी पे इमेज बनेगा, ठीक। तो फिर हम यहाँ लिखते हैं वस्तु की स्थिति, ठीक है, वस्तु की स्थिति, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और फाइनली हम लोग बात करेंगे कि जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब का प्रकृति क्या हुआ, ठीक है, यानी कि नेचर। ऐसे हम लोग उस दिन भी बनाए थे जब हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिल करते जाएंगे जैसे जैसे इमेज बनेगा, ठीक। पहला पॉइंट हमने क्या लिया है कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, ठीक है, वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है, ये हमारा पहला केस था जब वस्तु अनंत पे हो। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप देखिए, प्रतिबिंब प्रिंसिपल फोकस एफ पे बन रहा है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस, यानी कि मुख्य फोकस एफ पर, मुख्य फोकस एफ पर, ठीक है, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। अच्छा, इसका आकार क्या होगा, आप इसके आकार को देखिए, बहुत छोटा, यानी कि पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का, ठीक है, बिंदु आकार का। और कैसा बनेगा, अच्छा, इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, आप देखिए, आभासी होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को रियल में कट नहीं कर रही हैं, ठीक है, वास्तव में कट नहीं कर रही हैं, बस ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो जो उसका नेचर होगा क्या होगा, आभासी होगा, आभासी होगा, और सीधा बनेगा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, बट सीधा, यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ देख नहीं पा रहे होंगे सीधा है कि उल्टा है, लेकिन सीधा बनेगा, ठीक। अच्छा, एक बात हो गया जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर वस्तु, तो थोड़ा हम लोग अनंत से आगे लाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस करते हैं कहीं पे भी, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस होगा, ये हमारा दूसरा केस होगा। अब हम लोग दूसरे केस के बारे में बात करेंगे। दूसरा केस हमारा क्या होगा, चल नहीं रहा, ठीक है।
दूसरा केस हमारा क्या होगा, दूसरा केस होगा जब वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, ठीक है। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर ध्रुव के पीछे हो, ठीक है, ध्रुव के पीछे हो। यहाँ पे देखेंगे कैसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ हम उत्तल दर्पण बना रहे हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण होगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा और ये हमारा पोल होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, और ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा होगा जब वस्तु ध्रुव के पीछे हो, ठीक है, ध्रुव के पीछे हो मुख्य अक्ष पर, ठीक है, मुख्य अक्ष पर होगा ध्रुव के पीछे यानी इधर। अच्छा, मान लीजिए ऐसे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया है, ठीक। अच्छा, अब प्रकाश की किरणें जो जाएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल होके जाएंगी, ठीक। हाँ, हम लोग प्रकाश की किरणें ऐसे भेज रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ जाएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग भेजेंगे, वो कहाँ से भेजेंगे, इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा प्रकाश की किरण अगर हम लोग भेजें सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर प्रकाश की किरणें पास करती हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यदि प्रकाश की किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यह दूसरी प्रकाश की किरणें हैं, ठीक, ऐसे जाएंगी प्रकाश की किरणें, ऐसे जाएंगी और उसी दिशा में वापस भी चली जाएंगे, ठीक। अब आप देखेंगे कि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ पे कट करती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक। यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है, इमेज हमारा यहाँ बनेगा, ठीक। अब देखिए तो वस्तु ध्रुव के पीछे रखा हुआ है, ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। अब देखिए ये हमारा फोकस है और ये पोल है, इन दोनों के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो कहाँ पे वस्तु इमेज बनेगा, ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है, बीच पी यानी कि पोल व फोकस प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा। आकार उसका क्या होगा, आप देखिए इतना बड़ा वस्तु लिया गया है, इमेज छोटा बन रहा है, ठीक है। तो जो आकार होगा इमेज का वो क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। उसका नेचर क्या होगा, आप देखिए आभासी होगा, ठीक है, आभासी होगा। अच्छा, अब यहाँ सीधा बन रहा है उल्टा, तो आप देख रहे हैं कि सीधा, यहाँ तो दिख रहा है सीधा बन रहा है इमेज, ठीक है। तो सीधा यानी कि यदि हम लोग उत्तल दर्पण लेते हैं अगर उसमें प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब में क्या होगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है, ये भी बात सही है, ठीक है, सीधा बनता है। तो ये दोनों केस हैं इसमें, बस दो ही केस हैं इसमें, आप इतना नोट करिए। फिर हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के उपयोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए। देखिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है। हम लोग अपने डेली लाइफ में कहाँ इसका यूज करते हैं, बारी बारी से हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक। पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप यानी कि वाहनों के हेडलाइट जो होता है उसमें यूज होता है, ठीक है, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, शेविंग मिरर, शेविंग दर्पणों में यानी कि शेविंग मिरर में, शेविंग करने में यूज करते हैं लोग, ठीक है, चेहरे को बड़ा देखने के लिए, ठीक।
फिर क्या होता है, दंत विशेषज्ञों द्वारा, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग जो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक, उनके द्वारा भी यूज किया जाता है। अच्छा, उनके द्वारा कैसे यूज किया जाता है आप सोचेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, दांत में अंदर लगाते हैं, ठीक है, वो अवतल दर्पण होता है, ठीक, वो क्या करता है, उसका साइज बढ़ा देता है, ठीक, दांत का जो साइज होता है वो बढ़ा देता है, और इमेज कैसा उसमें दिखाता है, सीधा दिखाता है, ठीक। अब अवतल दर्पण आपने 6 केस पढ़ा है, ठीक है, 6 केस पढ़ा है। तो फिर आप सोचेंगे कि वहाँ तो अवतल दर्पण में जब हमने वस्तु को इन्फिनिटी पर रखा था, ठीक है, तो इमेज उल्टा बन रहा था और बहुत छोटा बन रहा था। जब हमने वस्तु को थोड़ा और आगे किया था, ठीक, यानी कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे, उसमें भी वस्तु उल्टा बन रहा था, ठीक है, साइज थोड़ा सा बड़ा बन रहा था, ठीक है, यानी कि वस्तु से छोटा बन रहा था, ठीक है। अच्छा, लास्ट केस जो हमारा था कि जब हम लोग वस्तु को वो कहाँ रखते थे, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जब हम लोग वस्तु को रखते थे, तो वहाँ जो इमेज बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, मिरर के दूसरी तरफ, ठीक है, मिरर के दूसरी तरफ बन रहा था, और उसका इमेज बड़ा बन रहा था ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उससे बड़ा बन रहा था और सीधा बन रहा था। वही केस यहाँ पे होता है, यानी कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होता है, ठीक है, यानी कि जो दांत होता है उसका स्थिति क्या होता है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है और पोल होता है, ठीक है, उनके बीच में होता है, तभी वस्तु का जो आकार होता है वह बड़ा बनता है, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट से और सीधा भी बनता है, ठीक। ये हमारा तीसरा केस था। ये थे कुछ अवतल दर्पण के उपयोग। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य, ठीक, दर्पणों के रूप में किया जाता है। अच्छा, हम लोग वाहन में देखते होंगे कि जो साइड में जो लगे होते हैं मिरर, ठीक है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसका उपयोग जो ड्राइवर होता है वो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए करता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, आप देखते भी होंगे, ठीक, कि पीछे की सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं, ठीक है, पीछे की जो गाड़ी आती है वो भी दिखाई देती है हमको। अच्छा, तो फिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, यहाँ भी तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, यहाँ तो अवतल दर्पण का उपयोग भी किया जा सकता था, इमेज ही देखना था, नहीं। इससे हमको ये फ़ायदा होता है कि जो अच्छा, हम लोगों ने उत्तल दर्पण में 2 केस पढ़ा, ठीक है, एक वस्तु को अनंत पर रखते हैं और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में जो वस्तु का इमेज था वो छोटा बन रहा था और सीधा बन रहा था, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण लगा देते तो क्या होता, पीछे का इमेज उल्टा दिखता, हमें समझने में दिक्कत होता, ठीक। यहाँ हम लोग उत्तल दर्पण लगाते हैं तो पीछे की जो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, वो सीधा बनती हैं, उसका इमेज मिरर में सीधा बनता है, ठीक है, और छोटा बनता है। छोटा बनने का ये मतलब हुआ कि जो हम लोग कम, मतलब जो इमेज का जो मिरर होता है वो छोटा होता है, लेकिन पीछे की लगभग सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि छोटा इमेज करके पीछे का जो भी है इमेज उसमें ला देता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि हम लोग देखते होंगे एम्बुलेंस आता है, ठीक है, एम्बुलेंस के जो आगे लिखा होता है, एम्बुलेंस का हर लेटर उल्टा लिखा होता है, ठीक है, उल्टा लिखा होता है। तो फिर आगे मान लीजिए कोई वाहन जा रहा है, ठीक है, उसके दर्पण में जो इमेज बनेगा, ठीक है, ये उल्टे अक्षर का सीधा बनाएगा, ठीक है, इमेज सीधा बनेगा, और फिर आसानी से हम लोग जान जाएंगे कि एम्बुलेंस जा रहा है और हम लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, ठीक है। ये था उत्तल दर्पण का उपयोग। अब आप समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है, गाड़ी में। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे आगे बात करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।